हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड वी स्टैंड। बहुत सारा न्यूज़ आ गया तो सब पे एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन फुटबॉल को लेके। इंडिया हैव मेड इट टू द सर्फ चैंपियनशिप फाइनल्स बीटिंग लेबनान इन द सेमीफाइनल्स इन अ वेरी टेंस एंड क्लोज इनकाउंटर मैच। 90 मिनट्स तक किसी ने गोल नहीं किया था और 90 मिनट्स तक इंडिया बहुत ही प्रेशर में था। किसी भी तरह लेबनान को रोक के रखा था और उसके बाद जब एक्स्ट्रा टाइम में मैच गया उस टाइम पे इंडिया लेबनान के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाया। और उस टाइम पे मैं कहूंगा कि इंडिया थोड़ा अनलकी था कि इंडिया को गोल नहीं मिला। एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी जब स्कोर 0-0 था तो मैच टाई ब्रेकर में चला गया और टाई ब्रेकर में पहला वाला जो शॉट था वो इंडिया ने लिया। वो सुनील सर ने पहला वाला गोल मार दिया और उसके बाद लेबनान का पहला वाला किक गुरप्रीत ने सेव कर दिया और उसके बाद फोर्थ वाला जो पेनल्टी था वो भी गुरप्रीत ने सेव कर दिया। तो स्कोर हुआ 4-2 और इंडिया मैच जीत गया। तो यही बात मैं बोल रहा था पहले भी कि अगर पिछले दिन कुवैत के साथ इंडिया वो फंबल नहीं करती लास्ट में एंड में जाके, वो मैच अगर हम किसी भी तरह निकाल लेते तो कल के मैच में हम लोगों को ओपोनेंट के हिसाब से बांग्लादेश मिलता तो मैच थोड़ा आसान रहता। इतना टेंस मैच नहीं होता, इतना क्लोज मैच नहीं होता। तो ठीक है, अभी हम कुछ कर नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया। तो लेबनान को हराने के बाद अभी फाइनल में इंडिया के सामने कुवैत है और वो वाला मैच बिल्कुल ही आसान नहीं होगा। वो भी ऐसा ही नेल बाइटिंग फिनिश हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ऑब्वियसली चाहूंगा कि इंडिया मैच जीत जाए और मुझे लगता है कि एंड में शायद इंडिया मैच जीत ही जाएगी। तो ये तो टाइम ही बताएगा कि फ्यूचर में क्या होगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इंडिया ये मैच जो फाइनल है वो जीत जाए। सो लेट्स चीयर फॉर द ब्लू टाइगर्स इन द फाइनल। अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज की तरफ। सेस फैब्रिगस ने रिटायरमेंट ले लिया फुटबॉल से और अभी वो क्लब मैनेज करेंगे। अगर देखा जाए तो ही हैड अ वंडरफुल कैरियर। उन्होंने स्पेन के साथ एक वर्ल्ड कप जीता, 2 यूरो कप जीता, प्रीमियर लीग भी जीता क्लब लेवल में और ला लीगा भी जीता, यूरोपा भी जीता, यूएफए सुपर कप भी जीता। तो अगर देखा जाए तो उनका कैरियर बहुत ही अच्छा था और ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर। तो हम लोग की बचपन का और एक प्लेयर भी रिटायरमेंट ले लिया। एक एक करके ऐसे ही सारे प्लेयर्स अपने रिटायरमेंट ले लेंगे। तो मेरा कहना यही है कि जब तक मेसी और रोनाल्डो खेल रहे हैं तब तक आपस में कोई बवाल मत करो। इस चीज को, इस मोमेंट को एंजॉय करो। जब तक वो दोनों पिच पे हैं, जब तक हम लोग देख पा रहे हैं उन लोगों को, तो वो चीज हम लोग को एंजॉय करना चाहिए, उस मोमेंट को चेरिश करना चाहिए। क्योंकि यू नेवर नो कब वो दिन आ जाए कि जब ये दोनों भी फुटबॉल से अपना रिटायरमेंट ले ले। अभी आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। वो है कि सीजर एस्पिलिक्विटा चेल्सी से अभी एथलेटिको मैड्रिड चला गया। चेल्सी में उनका करियर अभी फाइनली खत्म हुआ। जितना भी पॉसिबल ट्रॉफीज था वो सारे उन्होंने चेल्सी में जीत लिए। तो ऑब्वियसली ही इज अ ग्रेट प्लेयर एंड चेल्सी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा अंडररेटेड है। क्योंकि चेल्सी का अगर आप ऑल टाइम लेजेंड लिस्ट बनाओगे, फर्स्ट 11 लिस्ट बनाओगे, तो उसमें शायद सीजर एस्पिलिक्विटा ना हो, लेकिन उन्होंने जितने भी सारे ट्रॉफीज जीता है उसका वैल्यू उससे कम नहीं हो जाता। ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर इन चेल्सी एंड उन्होंने इतने साल तक चेल्सी में बहुत सर्विस दिया और वो एक्चुअली बैच के लिए खेलते थे। और ये चीज हर बार शोकेस हुआ है जब भी उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। कोई भी मैच हो, छोटा टीम बड़ा टीम, कोई भी मैच हो, वो हमेशा अपने बैच के लिए खेलते थे और अपना पूरा जी जान लगा देते थे मैच में। बहुत ही कंसिस्टेंट और एक बढ़िया कैरियर अभी खत्म करके वो एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं एथलेटिको मैड्रिड के साथ। तो देखते हैं कैसा करते हैं वो। अभी चेल्सी से और एक आउटगोइंग हुआ और वो है लॉफ्टस-चीक। लॉफ्टस-चीक एसी मिलान में ज्वाइन कर रहे हैं और चेल्सी में ऑलरेडी इनकुंकू आ गया और चेल्सी काइसेडो को लैंड करने में भी मुझे लगता है कि सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि दे आर द फर्म फेवरेट्स कि चेल्सी काइसेडो को छोड़ के और कितने कितने साइनिंग्स करते हैं। क्योंकि उन लोगों को मेरे ख्याल से एक स्ट्राइकर के पीछे भी जाना चाहिए, क्योंकि काई हेवर्ट्स को तो उन्होंने छोड़ दिया, ऑबामेयांग नहीं रहा और लुकाकू को भी वो लोग ऑफलोड करने के लिए ही सोच रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं लिवरपूल के न्यूज को लेके। लिवरपूल ने मैकलिस्टर के बाद अपना दूसरा साइनिंग जो है वो कंप्लीट कर लिया।
सोबोस्लाई को, डोमिनिक सोबोस्लाई को उन्होंने साइन कर लिया है। उनका कॉन्ट्रैक्ट का जो 70 मिलियन यूरो वाला क्लॉज था वो लिवरपूल ने एक्टिवेट कर दिया है, और कल न्यूज आ गया कि अभी उनका मेडिकल भी शेड्यूल हो गया। तो ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। और लास्ट सीजन में लिवरपूल में आप लोग सबको मालूम ही है, जब थियागो मैच में नहीं होता था तो उन लोगों का थोड़ा मिडफील्ड में कंट्रोल कम दिखता था, उन लोगों का मिडफील्ड में जो क्लास एंड कंपोजर है वो थोड़ा कम दिखता था, और इस चीज के लिए लिवरपूल को सफर भी करना पड़ा। लेकिन इस सीजन में जाते हुए अगर आप मिडफील्ड में देखते हो कि एक तरफ है मैकलिस्टर और दूसरी तरफ डोमिनिक सोबोस्लाई, तो ये जो डुओ है ये उनके मिडफील्ड में ज्यादा कंट्रोल लाएगा, ज्यादा स्टेबिलिटी लाएगा और ज्यादा कंपोजर लाएगा। तो इससे क्या होगा कि उन लोगों का जो गेम है वो बहुत ही अपलिफ्ट हो जाएगा उन लोगों का। तो इस साल उम्मीद करते हैं कि लिवरपूल अच्छा करेंगे, उनको करना भी चाहिए, क्योंकि सोबोस्लाई और मैकलिस्टर ये दोनों का जो प्रोफाइल है ये क्लॉप का जो सिस्टम है उसमें बहुत ही अच्छा फिट इन हो जाता है और दे आर रेडी टू गो। तो मुझे लगता है कि लिवरपूल इस साल अच्छे करेंगे। तो इन दोनों साइनिंग्स को छोड़कर और भी कोई अगर साइनिंग्स लिवरपूल करते हैं तो ये भी देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है लिवरपूल के साथ। अभी बात करते हैं ब्रोजोविच वाला न्यूज को लेके कि ब्रोजोविच जो सऊदी अरबिया ज्वाइन कर लिया, उनको साइन करने के लिए बार्सिलोना बहुत ट्राई कर रही थी। मतलब बार्सिलोना अपना जी जान लगा दिया था ब्रोजोविच को अपने क्लब में लाने के लिए, लेकिन वो लोग नाकाम रहे। और कल कोई न्यूज रिपोर्ट्स में भी कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में भी आया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वेर आल्सो सपोज टू मीट ब्रोजोविच बिफोर ही हैज साइन द कॉन्ट्रैक्ट इन सऊदी अरबिया। लेकिन मुझे लगता है ये जो न्यूज है इसमें मतलब उतनी सच्चाई है नहीं, क्योंकि कोई भी टायर 1 सोर्स से ये चीज कंफर्म नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास अभी बीट करने के लिए अलग से पैसा है, क्योंकि सबको पता है कि हम लोग के पास उतना बजट है ही नहीं, और हम लोग ऑलरेडी मेसन माउंट के लिए जा चुके हैं और उन्होंने की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये न्यूज सही है, इसलिए मुझे लगता है कि ये एक सिर्फ र्यूमर ही है, तो इसको उतना सीरियसली लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो अभी आगे बढ़ते हैं स्पर्स के न्यूज को लेके। तो स्पर्स ने जेम्स मैडिसन को साइन कर लिया। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा डील रहा उनके लिए। जेम्स मैडिसन उन लोगों के जो सीएम और अटैकिंग पोजीशन है उसमें थोड़ा क्रिएटिविटी लाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि जेम्स मैडिसन कैसे फिट इन होता है और कैसे परफॉर्म करते हैं स्पर्स में। और दूसरा जो चीज है स्पर्स में कि हैरी केन के फ्यूचर को लेकर जितना भी सारा न्यूज आ रहा है उसमें सब लोग यही बोल रहे हैं कि हैरी केन बायर्न म्यूनिख को ही ज्वाइन करेंगे, बायर्न म्यूनिख में ही जाएंगे। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हैरी केन का जो चांसेस है वो सबसे ज्यादा चांसेस है स्पर्स में रुक जाना या तो फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड में ज्वाइन करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हैरी केन इंग्लिश प्रीमियर लीग छोड़ के बायर्न म्यूनिख में बुंदेसलीगा में जाएंगे, क्योंकि हैरी केन का जो टारगेट है वो है एलन शेरर का जो हाईएस्ट गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड है इंग्लिश प्रीमियर लीग में, उसको मैच करना या उसको तोड़ना। तो ये अगर उनको करना है तो उनको ऑब्वियसली इंग्लिश प्रीमियर लीग में ही कंटिन्यू करना है, और पर्सनल ग्लोरी के लिए हैरी केन खेलता है ये मैं मानता हूं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, वो अगर आपका कैरियर में बहुत सारा ट्रॉफीज जीतना चाहता था तो हैरी केन मेरे ख्याल से कब का स्पर्स से मूव कर चुका होता। तो अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं और आगे जाके भी ये वो करेंगे ये मुझे लग नहीं रहा है। लेकिन हालांकि फुटबॉल में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो फ्यूचर में क्या होता है हैरी केन का ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो दूसरे तरफ एस्टन विला ने लेस्टर सिटी से साइन कर लिया है यूरी टिलेमांस को, और मेरे ख्याल से ये भी उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साइनिंग होगा। हालांकि उनका फॉर्म थोड़ा डीप आया था क्योंकि पूरा टीम ही बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो इसलिए उनके परफॉर्मेंस पे भी थोड़ा डीप आया। लेकिन मेरे ख्याल से एस्टन विला में जाने के बाद वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि उनका कोच अच्छा है, उनाई एमरी अच्छे कोच है। उनाई एमरी और एक उनके फॉर्मर एसोसिएट को भी साइन कर लिया है, और वो है पाउ टोरेस जो रेडी टू गो प्लेयर है, क्योंकि पहले उनाई एमरी के साथ पाउ टोरेस ऑलरेडी काम कर चुका है। तो एस्टन विला में फिट इन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पाउ टोरेस का। तो एस्टन विला भी बहुत अच्छा एम्बिशन दिखा रहा है ट्रांसफर मार्केट में। तो देखते हैं एस्टन विला इस साल कैसे खेलते हैं। तो अभी बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो आगे बढ़ने से पहले मैं
ये एक चीज को एड्रेस करना चाहूंगा कि कल जिनका जन्मदिन था मैं उनको विश करना चाहता हूँ। वन ऑफ द यूनाइटेड ग्रेट्स एंड मेरा सबसे पसंदीदा प्लेयर, मेरा बचपन में फुटबॉलिंग आइकन वही थे। उनको ही मैं ऑन एंड ऑफ द फील्ड कॉपी करता था। वो भी स्ट्राइकर में खेलते थे, मैं भी स्ट्राइकर पोजीशन में ही खेलता था बचपन से। तो मैं उनको एकदम ब्लाइंडली कॉपी करता था। तो ही इज नन अदर देन द ग्रेट रूड वैन निस्टेलरॉय। उनको बचपन में खेलते हुए देखने का जो मजा आता था वो एक अलग लेवल में था। अभी भी कभी कभी वो दिन याद आ जाता है कि जब हम लोग ये चीज देखने में कितना यूज टू थे कि हर मैच में डेविड बेकम या फिर पॉल स्कोल्स या फिर रायन गिग्स कोई एक अच्छा क्रॉस सामने दे रहे हैं और निस्टेलरॉय बॉक्स में उसको फिनिश कर रहा है। कितना इजी था उनके लिए फिनिश करना बॉक्स में से। तो वो दिन मैं बहुत मिस करता हूँ। तो कभी कभार इस चीज को सोच के थोड़ा नॉस्टैल्जिक में हो जाता हूँ एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। तो अभी बात करते हैं डेविड डिगिया को लेके। डेविड डिगिया इज नो लॉन्गर मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। आफ्टर 12 लॉन्ग ईयर्स फाइनली उनका जो करियर है वो यूनाइटेड में खत्म हुआ। उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हुआ और मुझे नहीं लगता मैनचेस्टर यूनाइटेड डेविड डिगिया को और रोकने की कोशिश करेंगी, क्योंकि दे आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर अ नंबर 1 कीपर। मेरे ख्याल से डेविड डिगिया एक यूनाइटेड लेजेंड है और मेरे ख्याल से उनको एक प्रॉपर फेयरवेल मिलना चाहिए। और ये फेयरवेल वाला जो सिचुएशन है ये मतलब ये मैं इसको लेके थोड़ा डाउटफुल भी हूँ कि मेरा क्लब इसको कैसे हैंडल करता है, क्योंकि वी ऑल नो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नॉट गुड एट ऑल हैंडलिंग दिस सिचुएशंस। और वो आप लोगों को दिख भी रहा है, जो जो न्यूज आ रहा है एक के बाद एक डेविड डिगिया को लेके कि डेविड डिगिया वाज रेडी टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, बट कभी एरिक टेन हाग रोक लेते हैं या फिर कभी क्लब रोक देता है या फिर कभी क्लब अपना जो ट्रांसफर स्ट्रेटेजी है वो चेंज कर लेता है। क्योंकि सबको मालूम है पहले हम लोग का जो टॉप टारगेट था वो था कि हम लोग को एक स्ट्राइकर चाहिए और हम लोग को एक डिफेंस में पोजीशन में कोई चाहिए और एक मिडफील्ड में प्लेयर चाहिए। लेकिन अचानक से वो वहां से हम लोग शिफ्ट कर गए कि हम लोग को पहले एक नंबर 8 चाहिए और उसके बाद एक गोलकीपर चाहिए और स्ट्राइकर वाला पोजीशन जो है वो अभी थर्ड चॉइस चला गया। तो आपको दिख ही रहा है कि ये लोगों का कितने ऑफ प्लानिंग है ये सारे डिसीजंस के पीछे, कि ये लोग नाइट कहीं से भी कोई भी डिसीजन से एकदम 180 डिग्री मुकर जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डेविड डिगिया का जो सिचुएशन चल रहा है ये सिचुएशन को और भी अच्छे तरीके से और भी रिस्पेक्टफुल वे से हैंडल करना चाहिए। और मैं सारे फैन से भी ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग डेविड डिगिया को मतलब इतना सारा बैशिंग मत कीजिए। वो अननेसेसरी बहुत हेट मिल रहा है डेविड डिगिया को। लास्ट सीजन के मेरे ख्याल से लास्ट 2 सीजन में उनका परफॉर्मेंस देख के ये उनको मिल रहा है। लेकिन आप लोग भूलो मत कि 2014 से लेके 2016 या 17 उस टाइम पीरियड में डेविड डिगिया मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं होता तो मालूम नहीं हम लोग का सिचुएशन शायद लास्ट ईयर का चेल्सी से भी बदतर हो जाता। मतलब हम लोग शायद हो ही सकते कि 16-17 में फिनिश करते उस टाइम पे टेबल पे या फिर रेलीगेट हो जाते। तो डेविड डिगिया का जो अचीवमेंट है, डेविड डिगिया का जो वैल्यू एडिशन है उसको कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता। देखिए अगर मोरिनो या वैन गाल जैसा या फिर डेविड मॉयस जैसा कोच रहता तो अभी भी डेविड डिगिया को लेके या उसका परफॉर्मेंस को लेके इतना सारा क्रिटिसिज्म, इतना सारा बातचीत नहीं होता, क्योंकि उनका जो एबिलिटी है वो चीज ही हम लोगों को देखने को मिलती जैसे जोसे मोरिनियो या फिर वैन गाल या डेविड मॉयस के अंडर वो खेलते थे। अगर वो जोसे मोरिनियो या वैन गाल जैसे मैनेजर के अंडर अभी तक खेल रहा होता तो हम लोगों को वही स्ट्रेंथ दिखने को मिलता। लेकिन अगर वो एरिक टेन हाग के अंदर खेल रहा है जिसका फिलोसॉफी और जिसका जो प्लेइंग स्टाइल है टैक्टिक्स से पूरी अलग है, क्योंकि वो पीछे से अपने गेम को शुरू करते हैं और प्लेइंग फ्रॉम द बैक वो लोग अपना गेम बिल्डअप करते हैं। तो उस चीज में क्या है कि डेविड डिगिया का बॉल प्लेइंग जो एबिलिटी है वो अच्छा नहीं है, इसलिए लास्ट सीजन में वो चीज भर भर के हम लोगों को दिखा और हम लोग बहुत खुल के क्रिटिसाइज भी किए, ये सोचते हुए कि हर स्टोरी का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो देखिए एरिक टेन हाग चाहता है कि एक नया गोलकीपर आ जाए और हम लोग जा रहे हैं एक नया गोलकीपर लाने के लिए। ओनाना के पीछे हम लोग ऑलरेडी हैं। तो डेविड डिगिया अभी जब क्लब छोड़ ही रहा है तो उनको बेकार में ऐसा फालतू का क्रिटिसिज्म नहीं मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। उनको फैंस की तरफ से भी और क्लब की तरफ से भी एक प्रॉपर रिस्पेक्टफुल फेयरवेल मिलना चाहिए, यही मेरा कहना है आप सबसे। तो अभी बात करते हैं
ओनाना को लेके। तो पहला जो न्यूज आया था कि ओनाना का जो बिड है वो इमिनेंट है, विद इन 24 to 48 आवर्स वो बिड सबमिट हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। एज यूजुअल हम लोग लेट हैं, जैसे हम लोग लेट करते हैं, मालूम नहीं क्यों इतना टाइम लग जाता है। बहुत सारे जगह पे न्यूज में कल ऐसा कुछ कुछ आ रहा था कि एफएफपी रूल्स हैज कम इन टू प्ले कि मैनचेस्टर यूनाइटेड माउंट को खरीदने के बाद अभी दूसरा बिड नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज एकदम बुलशिट स्टोरी है। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो बजट है वो है 120 मिलियन के आसपास। अगर उसमें से 55 मिलियन आप माउंट के लिए दे रहे हो तो बाकी के 45 या 50 मिलियन देने में ऐसा कोई हर्ज नहीं है। और इंटर मिलन का जो कोटेशन आया है वो लोग दे आर लुकिंग फॉर 50 मिलियन यूरो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 50 मिलियन यूरो वो लोगों का डिमांड है। तो मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड इस चीज को मैच करके ओनाना को ले आ सकती है। और मुझे लगता है कि प्री सीजन शुरू होने से पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड को माउंट और ओनाना को सिक्योर करना ही होगा, क्योंकि अगर प्री सीजन में आप आपका नया गोलकीपर और मिडफील्डर को नहीं ब्लेंड इन करते हैं तो डायरेक्ट टीपीएल जब चालू हो जाएगा उस टाइम में जाके दिक्कत होगी, उस टाइम में जाके पहले कुछ मैचेस में दिक्कत होगी। और ये चीज हम लोगों के साथ हमेशा ही होता है। दूसरे क्लब प्री सीजन से पहले जून जुलाई में सारे साइनिंग्स या मेजोरिटी ऑफ द साइनिंग्स कर लेते हैं, और अनलाइक अस वो लोग पहले से ही उन लोग का एक कोऑर्डिनेशन जो है वो बिल्डअप होना चालू हो जाता है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड में ये चीज कभी नहीं होता, इस साल में होगा ये भी मुझे नहीं दिख रहा है। और अभी आगे बढ़ते हैं ओनाना के बाद आपका रास्मुस हॉयलैंड वाला न्यूज को लेके। तो कल एक न्यूज आया कि रास्मुस हॉयलैंड को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बीट कर दिया है 35 मिलियन यूरो, और वो बीट रिजेक्ट हो गया। और अभी वो लोग कोट कर रहे हैं कि 45 मिलियन यूरो उन लोगों को चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये चीज सही है। मतलब ये जो न्यूज है ये ऑथेंटिक है, क्योंकि ये कोई टायर 1 सोर्स से नहीं आया। और अगर देखा जाए लॉजिकली तो मैनचेस्टर यूनाइटेड मेसन माउंट को खरीदने के बाद ओनाना के पीछे गया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ओनाना को बीट नहीं किए और आप डायरेक्टली रास्मुस हॉयलैंड में शिफ्ट कर गए, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास एक्स्ट्रा फंड्स तो है नहीं। जब तक प्लेयर सेल नहीं होगा तब तक मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड ओनाना के बाद अपना रास्मुस हॉयलैंड जो है उनका जो बीट है वो सबमिट नहीं कर पाएगा। और इसीलिए दूसरा वाला न्यूज जो है वो आया है कि वेस्ट हैम इज आल्सो इंटरेस्ट टू साइन मैक्टोमिनी। अगर मैक्टी चला जाता है वेस्ट हैम तो मेरे ख्याल से 40 मिलियन के आसपास कुछ फंड्स जनरेट हो जाएगा थ्रू मैक्टी। और अगर फ्रेड को भी ये लोग जाने देते हैं, जो न्यूज आ भी रहा था कि फ्रेड फुलहैम के साथ लिंक हो रहा है, फुलहैम का जो बीड है वो है आपका 15 मिलियन, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड चाह रहा है कि 20 मिलियन वो लोग थे। तो जो भी हो, अगर फ्रेड और मैक्टी दोनों ही एक साथ चले जाते हैं तो मेरे ख्याल से यहां से ही आपका 55 मिलियन जनरेट हो गया, तो इससे ही आप हॉयलैंड को खरीद ले सकते हो। और बाकी 120 मिलियन जो है उसमें से आपका माउंट और ओनाना तो हो ही गया। और अगर आप डीन हेंडरसन को बेच देते हो, वो डीन हेंडरसन को भी आपका मतलब 15 से 20 तो कुछ मिल ही जाएगा। और अगर आप इसके साथ हैरी मैगवायर और मार्शियल, ये दोनों जो है, इन दोनों को अगर आप बेच सकते हो तो मेरे ख्याल से हम लोग एक और सीडीएम और एक सेंटर बैक भी ले आ पाएंगे। लेकिन हैरी मैगवायर का अगर मान भी लेते हैं कि हम लोग हैरी मैगवायर को सेल कर सकते हैं, लेकिन मार्शियल इज अ बिग इफ फॉर मी, यू नो। तो मालूम नहीं आगे जाके हम लोग के नसीब में क्या है। वी विल होप फॉर द बेस्ट कि हम लोग ये जो सारे फ्रिंज प्लेयर है इनको ऑफलोड कर पाए। जैसे देखिए चेल्सी 15 दिन में अपने सारे पुराना स्क्वाड का सारा प्लेयर्स ऑफलोड कर दिए और उन लोग का पूरा जो स्क्वाड है वो रिवैम्प हो गया। हाँ, उन लोग का ये करने में टॉड मोएली का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि चेल्सी का जो पूरा डेट था, पुराना जितना भी डेट था वो सारा क्लियर हो गया। अगर हम लोग का ओनरशिप में चेंज आ जाता है, कतर आ जाता है, तो हम लोग का भी पूरा जो डेट है वो क्लियर हो जाएगा। तो वंस आवर डेट इज क्लियर वी विल बी एबल टू बाय मोर प्लेयर्स, ओके। तब एफएफपी का कोई रूल लागू नहीं होता। और ओनरशिप को लेके मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं ये ओनरशिप जो सागा है इसको लेके, क्योंकि हर दूसरे दिन आपका एक न्यूज आ जाता है कि कतर इज इमिनेंट, और रात तक जाते जाते वो न्यूज वापस से बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है कि ग्लेजर को अभी भी मालूम नहीं क्या करेंगे। तो इस चीज को मैं और
डिस्कस नहीं करना चाहता। तब जब ऑफिशियल अगर क्लब सेल होता है, ऑफिशियल न्यूज आता है, तभी हम लोग उस चीज में बात करेंगे और उसको सेलिब्रेट करेंगे। उससे पहले इस सेल को लेके मुझे और बात नहीं करना, क्योंकि मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूं। तो अभी मेरे ख्याल से हम लोग को फोकस करना चाहिए ट्रांसफर विंडो में, क्योंकि हम लोग को सेल करना है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड एज यूजुअल मालूम नहीं क्या कर रहे हैं, वो लोग कॉन्सिडर ही कर रहे हैं कि वो लोग बीट करेंगे, ये देखते हैं। तो इसी के साथ चलिए ये वाला वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं आगे जाके भी और भी ऐसा वीडियो लेके आऊंगा। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, यूनाइटेड वी स्टैंड।